ईरान इजराइल युद्ध की कहानी कोई पुरानी नफरत या सीमा विवाद की नहीं है। यह असल में एक आधुनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो 20वीं सदी के आखिर में हुए बड़े पॉलिटिकल बदलावों से पैदा हुआ है। 1979 से पहले ईरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी के राज में इजराइल का एक स्ट्रेटेजिक दोस्त था। दोनों देशों ने इंटेलिजेंस शेयर की, ट्रेड में लगे रहे और मिडिल ईस्ट में फैली अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को एक कॉमन दुश्मन माना। हालांकि कोऑपरेशन का यह दौर ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ अचानक और नाटकीय रूप से खत्म हो गया। रेवोल्यूशन ने मोनार्की को खत्म कर दिया और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित किया। एक ऐसे नेता थे जो दुनिया को एक बहुत अलग आइडियोलॉजिकल नजरिए से देखते थे। नए इस्लामिक रिपब्लिक के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेट सैटर्न था और इजराइल उसका सबसे करीबी रीजनल पार्टनर लिटिल सैटर्न करार दिया गया। यह आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कहने भर के लिए नहीं था। इसने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया और उसे यहूदी राष्ट्र के साथ टकराव की राह पर ला खड़ा किया। तेहरान में नए नेतृत्व ने इजराइल को एक नाजायज एंटिटी माना, मुस्लिम दुनिया के दिल में एक कॉलोनियल इम्प्लांट जिसका अस्तित्व ही एक अपमान था। ये टेरिटरी या रिसोर्सेज को लेकर एक टिपिकल स्टेट वर्सेस स्टेट राइवलरी नहीं थी। यह एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसे एग्जिस्टेंशियल टर्म्स में देखा गया। ईरान के नेताओं ने ऐलान किया कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए, एक ऐसा नजरिया जिसे उन्होंने 4 दशकों से ज्यादा समय तक अलग अलग डिग्रीज की तीव्रता के साथ बनाए रखा है। इस रेवोल्यूशनरी जोश ने ईरान को एक नए एंटी इजराइल रेजिस्टेंस के वैनगार्ड के रूप में स्थापित किया, एक ऐसी भूमिका जिसने आने वाले सालों में पूरे रीजन में उसके एक्शंस और अलायंसेस को डिफाइन किया। इजराइल के लिए तेहरान में इस नई लगातार हॉस्टाइल पावर का उभरना एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर था। इसने अरब दुनिया के पेरिफेरी पर एक फ्रेंडली पड़ोसी की जगह एक फॉर्मिडेबल और आइडियोलॉजिकली ड्रिवन एडवर्सरी ले ली। इजरायली नेता बढ़ती चिंता के साथ देख रहे थे कि ईरान अपनी हॉस्टाइल रेटरिक को कॉन्क्रीट एक्शन में बदलना शुरू कर रहा है। ईरान में नए रेजिम ने सभी ऑफिशियल टाइज खत्म कर दिए, उन क्रिटिकल ऑयल सप्लाईज को काट दिया जो कभी इजराइल को मिलते थे और इजरायली सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के तरीकों की तलाश करने लगा। एक बार का शांत रिश्ता एक कठोर कड़वी हकीकत में बदल गया। एक पावरफुल दूर का दुश्मन अब इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध था और उसके पास उस लक्ष्य को लंबे समय तक पूरा करने के लिए रिसोर्सेज और पेशेंस था, जिससे इजराइल के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप में एक नया ऑमिनस फ्रंट बन गया। रेवोल्यूशन के बाद के शुरुआती सालों ने आने वाले दशकों के कॉन्फ्लिक्ट के लिए मंच तैयार किया। ईरान ने प्रॉक्सी फोर्सेस का एक नेटवर्क तैयार करने की अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी शुरू की, ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स जो उसकी एंटी इजराइल आइडियोलॉजी को शेयर करते थे। इस अप्रोच ने तेहरान को दूर से युद्ध छेड़ने की इजाजत दी, अपने एडवर्सरी को नुकसान पहुंचाया बिना सीधे कन्वेंशनल कॉन्फ्रंटेशन का जोखिम उठाए जिसके लिए वह तैयार नहीं था। इजराइल ने भी बदले में इस नए और अनकन्वेंशनल थ्रेट का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की स्ट्रेटजीज विकसित करना शुरू किया। बैटल लाइंस किसी साझा सीमा पर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में खींची गई। इंटेलिजेंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी वॉरफेयर की शैडोवी दुनिया में एक लंबे और कड़वे संघर्ष की नींव मजबूती से रखी गई थी। एक ऐसा संघर्ष जो दशकों तक सुलगता रहा और आखिरकार खुले युद्ध में बदल गया। 40 साल से भी ज्यादा समय तक ईरान इजराइल का टकराव एक ऐसी जंग थी जो अंधेरे में लड़ी गई, जासूसों के साथ खेला गया एक घातक शतरंज का खेल, हत्यारे, कंप्यूटर कोड और प्रॉक्सी आर्मी के साथ। कोई भी पक्ष सीधे पूरी तरह से सैन्य टकराव के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को कमजोर करने और रोकने के लिए गुप्त कार्रवाइयों का एक अथक अभियान चलाया। ईरान की प्राथमिक रणनीति अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाना था, लेबनान से यमन तक फैले सहयोगी सरकारों और आतंकवादी समूहों का एक नेटवर्क। इस एक्सिस की नींव लेबनान में हिजबुल्लाह था, एक शिया मिलिशिया जिसे ईरान ने एक शक्तिशाली युद्धक बल बनने के लिए हथियार, ट्रेनिंग और पैसा दिया था, जिसके पास सीधे इजरायली शहरों पर निशाना साधने वाले रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था। इसने ईरान को इजरायल की उत्तरी सीमा पर प्रेशर डालने के लिए एक शक्तिशाली जरिया दिया, एक लगातार हल्के लेवल का खतरा पैदा किया जिसे जब चाहे बढ़ाया जा सकता था। इजरायल का जवाब भी उतना ही गुप्त और घातक था। उसकी खुफिया एजेंसियों मोसाद और शिन बेट को ईरान की गतिविधियों को बाधित करने और उसके नेटवर्क को अंदर से खत्म करने का काम सौंपा गया था। इससे कई बहादुर और अक्सर रहस्यमय ऑपरेशंस हुए। तेहरान की सड़कों पर हाई रैंकिंग ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स लक्षित हत्याओं में मरने लगे। उनकी कारें मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा उड़ा दी गईं या गोलियों से छलनी कर दी गईं।
ईरान से जुड़े प्रमुख सैन्य कमांडरों और हथियार तस्करों को सटीक हवाई हमलों में खत्म कर दिया गया, अक्सर सीरिया जैसे तीसरे देशों में। ये छाया युद्ध 1000 कट का अभियान था, जिसे डर फैलाने, कमांड एंड कंट्रोल को बाधित करने और सबसे जरूरी बात, ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए एक खतरा मानता था। युद्ध का मैदान डिजिटल क्षेत्र में भी फैल गया, राज्य पर राज्य साइबर युद्ध के पहले बड़े उदाहरणों में से एक को चिह्नित करते हुए। इन हमलों में सबसे प्रसिद्ध स्टक्सनेट वर्म था, जिसे 2010 में खोजा गया था। मैलवेयर का यह अत्यधिक परिष्कृत टुकड़ा, जिसे व्यापक रूप से संयुक्त अमेरिकी इजरायली प्रयास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, ईरान की नतांज परमाणु सुविधा में घुसपैठ कर गया। इसे केवल जानकारी चुराने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, बल्कि यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंट्रीफ्यूज को उन्हें नियंत्रण से बाहर घुमाकर भौतिक रूप से नष्ट करने के लिए भी डिजाइन किया गया था। हमला एक शानदार सफलता थी, कथित तौर पर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कई साल पीछे धकेल दिया। ईरान ने बदले में अपनी खुद की जबरदस्त साइबर क्षमताएं विकसित की, इजरायली जल बुनियादी ढांचे, सरकारी वेबसाइटों और निजी कंपनियों के खिलाफ हमले शुरू किए, ये दिखाते हुए कि युद्ध की नई सीमा ऑनलाइन थी और दोनों पक्ष इसमें काम करने के लिए तैयार और सक्षम थे। छाया युद्ध के इस लंबे युग ने एक अनिश्चित और अस्थिर संतुलन बनाया। दोनों राष्ट्र प्रशंसनीय अस्वीकृति के विशेषज्ञ बन गए, शायद ही कभी, यदि कभी, आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी का दावा करते हुए हानिकारक हमले किए। सीरिया में ईरानी संपत्तियों पर हवाई हमलों की रिपोर्ट सीरियाई राज्य मीडिया द्वारा की जाएगी, लेकिन इजराइल चुप रहेगा। इजरायली अस्पताल पर एक साइबर हमले का पता ईरानी सर्वर से लगाया जाएगा, लेकिन तेहरान एक दृढ़ इनकार जारी करेगा। इस नाजुक संतुलन ने दोनों पक्षों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किए बिना महत्वपूर्ण वार करने की अनुमति दी, लेकिन यह एक खतरनाक खेल था। हर हत्या, हर हवाई हमला और हर साइबर हमला ने दांव बढ़ा दिया। दोनों प्रतिद्वंद्वियों को एक ऐसे मुहाने पर धकेल दिया जहां छायाएं उनकी दुश्मनी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। The fragile, unspoken rules of the Shadow War began to unravel in the early 2020s, culminating in a dramatic shift following the events of late 2023. The simmering conflict, long contained within the realm of proxies and covert operations, started to spill over into more direct and open confrontations. The turning point was the horrific attack on October 7, 2023, when militants from Hamas, an Iranian-backed Palestinian group, stormed out of Gaza and into southern Israel, killing and kidnapping hundreds of civilians. While Iran denied any direct role in planning the assault, its decades of financial and military support for Hamas made it, in Israel's eyes, unequivocally culpable. The attack shattered Israel's sense of security and triggered a massive military response in Gaza, setting off a chain reaction across the entire region. In the aftermath of the October 7th attack, Israel's strategy of containment evolved into one of proactive and aggressive attrition against Iran's network. Israeli leaders made it clear they would no longer tolerate the axis of resistance operating on their borders. This led to a significant escalation in targeted assassinations of high-value individuals. In a series of bold strikes, Israel eliminated key figures within both Hamas and Hezbollah, not just in Gaza and Lebanon, but deep within other sovereign territories. The assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran in July 2024, and the killing of Hezbollah's powerful chief, Hassan Nasrallah, in Beirut in September 2024, were seismic events. These were not just tactical strikes, they were strategic messages to Tehran that its leaders and its most prized assets were no longer safe, anywhere. These assassinations pushed the conflict into uncharted territory. By killing top-tier leaders on Iranian and Lebanese soil, Israel was daring Iran to respond directly. For decades, the understanding had been that the conflict would be fought through intermediaries. Now, Israel was striking at the very heart of the Iranian project, forcing Tehran's hand. The Iranian leadership, facing pressure from hardliners at home to avenge the deaths of its key allies, found itself in a difficult position. A failure to respond would be seen as a sign of weakness, undermining its credibility as a regional power. A direct response, however, risked igniting the full-scale war that both sides had so long sought to avoid. The Shadow War was effectively over. The conflict was now out in the open. The world watched as the tit-for-tat escalation spiraled. Iran's proxies, particularly Hezbollah and the Houthis in Yemen, increased their rocket and drone attacks on Israel, but the main event was shifting from the periphery to the center.
The long-distance rivalry was closing in, and the buffer zones of proxy territories were no longer containing the violence. Each Israeli strike was a direct challenge to Tehran's authority, and each response from the axis of resistance was a reminder of Iran's reach. The stage was being set for a direct military exchange between the two nations, a scenario that security analysts had warned about for years but had always seemed a step too far. The spillover was complete, and the path to open war was now tragically clear. अप्रैल 2024 में खुले युद्ध की आखिरी रुकावटें टूट गईं। दमिश्क में एक एम्बेसी कंपाउंड में हुए इजरायली हवाई हमले के जवाब में, जिसमें उसके 2 टॉप जनरल मारे गए थे, ईरान ने एक ऐसी लाइन पार कर दी जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने इजरायली इलाके पर अपना पहला सीधा सैन्य हमला किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम के एक बड़े कोऑर्डिनेटेड हमले में ईरान ने 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे, विस्फोटक ड्रोन का एक झुंड, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी जमीन से इजराइल की तरफ। घंटों तक पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजते रहे क्योंकि उसका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन शील्ड कहा जाता है, एक्टिवेट हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जॉर्डन से मिली अहम मदद से इजराइल ने आने वाले 99% खतरों को रोक दिया। यह एक ऐसी कमाल की डिफेंसिव कामयाबी थी जिसने बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें बचाईं, लेकिन इस घटना के डरावने महत्व को कम नहीं कर पाई। अप्रैल 2024 के हमले का मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। रात के आसमान में इजरायली शहरों की तरफ ईरानी मिसाइलों को जाते देखना एक गहरा सदमा था। कम फिजिकल डैमेज के बावजूद केवल कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें ही 2 एयरबेस पर गिरीं। इस हमले ने एक नया और खतरनाक मिसाल कायम की। ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला करने की अपनी क्षमता और इच्छा दिखा दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में एक और बड़ा हमला हुआ, जब ईरान ने हिजबुल्लाह के लीडर की हत्या के जवाब में लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के लीडर की हत्या के जवाब में फिर से ज्यादातर को रोक दिया गया, लेकिन मैसेज साफ था, प्रॉक्सी के जरिए लड़ने का दौर खत्म हो चुका था। मिडिल ईस्ट में अब सीधे स्टेट ऑन स्टेट हमले एक नया डरावना नॉर्म बन चुके थे। ये कॉन्फ्लिक्ट मिड जून 2025 में अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। महीनों तक बढ़ते हुए हमलों के बाद इजराइल ने एक बड़ा प्रीम्प्टिव स्ट्राइक करने का फैसला किया, जिसका मकसद ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम के एक बड़े ऑफेंसिव में लगभग 200 इजरायली जेट, जिनमें एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर भी शामिल थे, ईरानी एयर स्पेस में दूर तक घुस गए। उन्होंने पूरे देश में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिसमें नतांज और अराक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बेस और मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स शामिल थी। यह हमला बहुत विनाशकारी था। इसमें सीनियर IRGC कमांडरों और कई अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की मौत हुई, जिससे ईरान के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स को बड़ा झटका लगा। ईरान का जवाब तेज और जबरदस्त था। कुछ ही घंटों में उसने मिसाइलों और ड्रोन का एक साथ हमला किया, जिसका निशाना इजराइल के बड़े आबादी वाले सेंटर थे, जिसमें तेल अवीव, हाइफा और बीर शेबा शामिल थे। इस बार इस सैचुरेशन अटैक ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के कुछ हिस्सों को ओवरवेल्म कर दिया। मिसाइलें रिहायशी इमारतों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरी, जिससे सैकड़ों लोग घायल हुए और बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई। अब कोई लगाम नहीं थी। इजराइल अब ईरान के सबसे सेंसिटिव ठिकानों पर हमला कर रहा था और ईरान इजरायली नागरिकों को सीधे निशाना बनाकर जवाब दे रहा था। शैडो वॉर एक फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुकी थी, जो दोनों देशों के आसमान में और उनके होम फ्रंट पर लड़ी जा रही थी। एक ऐसी हकीकत जो कुछ साल पहले तक सोची भी नहीं जा सकती थी। जैसे जैसे वॉर सीक्रेट स्ट्राइक से सीधे हवाई युद्ध में बदलती गई, इंसानों और पैसों का नुकसान अलार्मिंग रेट से बढ़ने लगा। नंबर्स अभी भी गिने जा रहे हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी की एक ग्रिम पिक्चर दिखाते हैं। ईरान में जून 2025 की इजरायली एयर स्ट्राइक में ही 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर थी। इस फिगर में सिर्फ मिलिट्री पर्सनल ही नहीं, बल्कि हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे, जो ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे सीनियर IRGC जनरल्स और देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स। उनका नुकसान ईरान के शासन के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो था। इजराइल में डायरेक्ट ईरानी स्ट्राइक से मरने वालों की संख्या कम थी, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन के लगातार हमलों से कम 240 लोग घायल हुए और पूरी आबादी लगातार खतरे और चिंता में जी रही थी। वॉर के इस नए एरा का फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा निकला, खासकर इजराइल के लिए। देश का सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम
जिसमें आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम्स शामिल हैं। बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसे ऑपरेट करना भी बहुत महंगा है। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत हजारों से लेकर लाखों डॉलर्स तक होती है। बड़े ईरानी हमलों के दौरान इजराइल एक रात में सैकड़ों ऐसे इंटरसेप्टर्स फायर कर रहा था। मिलिट्री एनालिस्ट्स का अनुमान था कि इस डिफेंसिव शील्ड को बनाए रखने और ऑफेंसिव ऑपरेशंस चलाने की डेली कॉस्ट सैकड़ों मिलियन डॉलर्स तक पहुंच रही थी। इस भारी फाइनेंशियल ड्रेन ने इजरायली इकोनॉमी और उसके लीडरशिप पर बहुत प्रेशर डाला, जिससे एक स्विफ्ट रेजोल्यूशन की अर्जेंट जरूरत पैदा हो गई ताकि इकोनॉमिक स्ट्रेन अनसस्टेनेबल न हो जाए। ईरान और इजराइल में डायरेक्ट कैजुअल्टीज के अलावा कॉन्फ्लिक्ट से फिलिस्तीनी टेरिटरीज पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। गाजा में वॉर, जो रीजनल एस्केलेशन का शुरुआती कारण थी, लगातार जारी रही, जिसमें सिविलियन और मिलिटेंट की मौतें रोज बढ़ती जा रही थी। बड़े ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से ध्यान और रिसोर्सेज हटा दिए, जिससे वहां की आबादी की मुश्किलें और बढ़ गई। सिचुएशन ने एक ट्रैजिक फीडबैक लूप बनाया, जहां गाजा में शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट ने एक बड़ी वॉर को बढ़ावा दिया, जिससे गाजा क्राइसिस का कोई भी रेजोल्यूशन निकालना और भी मुश्किल हो गया। इसलिए ह्यूमन कॉस्ट कई मोर्चों पर फैला हुआ था, जिसमें हर जगह सिविलियन ही हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बन रहे थे। दोनों देशों में सोशल फैब्रिक भी अपनी टूटने की कगार पर था। इजराइल में मिसाइल हमलों के लगातार खतरे ने स्कूलों को बंद कर दिया और रोजमर्रा की जिंदगी रुक गई। नागरिक पलक झपकते ही बॉम्ब शेल्टर्स की ओर भाग रहे थे। इनवल्नरेबिलिटी की भावना, जो कभी इजरायली होम फ्रंट की पहचान थी, वह अब नहीं रही। ईरान में सरकार के महंगे मिलिट्री वेंचर्स और विनाशकारी इजरायली हमलों ने आंतरिक असंतोष को हवा दी, क्योंकि नागरिक एक टूटती हुई इकोनॉमी और जानमाल के नुकसान से जूझ रहे थे। वॉर सिर्फ आर्मीज के बीच नहीं लड़ी जा रही थी, ये इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी आबादी की साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के खिलाफ लड़ी जा रही थी, दोनों सोसाइटीज पर गहरे और लास्टिंग स्कार्स छोड़ते हुए। ईरान और इजराइल के बीच खुली जंग शुरू होने से उनकी बॉर्डर्स के बाहर भी हलचल मच गई, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया और ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल गई। इसका सबसे पहला असर दुनिया के एनर्जी मार्केट्स पर पड़ा। यह कॉन्फ्लिक्ट जोन ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई के लिए बहुत ही क्रिटिकल रूट्स पर है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक पतला रास्ता है जिससे दुनिया का 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। इस बात का डर कि ईरान इस स्ट्रेट को बंद कर सकता है या टैंकर ट्रैफिक क्रॉस फायर में फंस सकता है, इससे ऑयल प्राइसेस में बहुत तेजी से उछाल आया। एनर्जी कॉस्ट्स में इस उछाल का दुनिया भर की इकोनॉमीज पर सीधा असर पड़ा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गई और कमजोर इकोनॉमीज पर रिसेशन का खतरा मंडराने लगा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक सिक्योरिटी क्राइसिस भी पैदा कर दिया और इस रीजन में फॉरेन नेशनल्स के लिए भी। रेड सी में मैरिटाइम ट्रेड रूट्स, जो पहले से ही हाउथी अटैक्स के प्रेशर में थे, और भी खतरनाक हो गए। कई देशों ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन मिशन शुरू की। भारत ने, जिसके ईरान में बहुत से लोग रहते हैं, ऑपरेशन सिंधु शुरू किया ताकि अपने नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जा सके। फॉरेन गवर्नमेंट्स का अपने लोगों को निकालने के लिए भाग दौड़ करना इस सिचुएशन की गंभीरता को दिखाता है और इस बात को भी कि कॉन्फ्लिक्ट और बिगड़ सकता है। जिन देशों के ईरान और इजराइल दोनों से संबंध हैं, वे खुद को मुश्किल डिप्लोमेटिक पोजीशंस में पाए रिश्तों को बैलेंस करते हुए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा भी कर रहे थे। ईरान के ट्रेडिशनल प्रॉक्सीज ने एक सरप्राइजिंगली कॉशियस रुख अपनाया जब सीधा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। हेजबोला, हमास और हाउथिस ने रेटोरिकल सपोर्ट तो दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर शामिल होने से बचे रहे। यह हिचकिचाहट स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की वजह से थी। हेजबोला, जिसने पिछली जंग की तबाही देखी थी, इजरायली जवाब की धमकियों से डरा हुआ था, जिससे लेबनान तबाह हो सकता था। एक बड़े पैमाने पर रीजनल वॉर एक जुआ था, जिसके भयानक परिणाम हो सकते थे। बड़े रीजनल वॉर का खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। मिडिल ईस्ट अलायंसेस और राइवलरीज का एक कॉम्प्लेक्स वेब है और बड़ी ताकतों के बीच सीधा कॉन्फ्लिक्ट दूसरे देशों को भी इसमें खींच सकता है। गल्फ अरब स्टेट्स ईरान के खिलाफ होने के बावजूद अपने दरवाजे पर जंग नहीं चाहते, जिससे उनकी इकोनॉमीज पर बुरा असर पड़ सकता है और सोसाइटीज में अस्थिरता आ सकती है। उन्होंने एक टाइट रोप पर चलना पसंद किया है, इजराइल के साथ चुपचाप कोऑपरेशन करते हुए और पब्लिकली डी एस्केलेशन की बात करते हुए। पूरा रीजन हाई अलर्ट पर है, बढ़ती हिंसा को डर के साथ देख रहा है, यह जानते हुए कि एक छोटी सी गलती भी एक बेकाबू आग भड़का सकती है। जैसे जैसे ईरान इजराइल युद्ध तेज होता जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बहुत तेजी से डिप्लोमेटिक एफर्ट में लग गई है ताकि दोनों देशों को तबाही के इस मुहाने से वापस खींचा जा सके। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में वापस लौटे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स
एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने पर विचार कर रहा है, जबकि डी एस्केलेशन के लिए बैक चैनल कम्युनिकेशंस में भी लगा है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स जेनेवा के चक्कर लगा रहे हैं ताकि अपने ईरानी काउंटरपार्ट से मिल सकें और किसी तरह से डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप ढूंढ सकें। इस बीच दूसरे ग्लोबल पावर्स अपनी पोजीशंस बता रहे हैं। रूस ने ईरान के सुप्रीम लीडरशिप को टारगेट न करने की सख्त चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी कदम पेंडोरा का बॉक्स खोल देगा। यूनाइटेड नेशंस ने बार बार संयम बरतने की अपील की है, हालांकि उसकी अपीलों को धमाकों की आवाजों ने काफी हद तक दबा दिया है। दशकों में सबसे इंटेंस पॉइंट पर पहुंचे इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ फ्यूचर कई संभावित रास्तों में से किसी एक पर अनफोल्ड हो सकता है। हर एक के अपने गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। पहला और शायद शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा पॉसिबल एक हिंसक गतिरोध है। इजराइल की एयर पावर ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इससे निर्णायक जीत मिलना या शासन का गिरना मुश्किल है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि एयर कैंपेन अकेले ऐसे एम्बिशियस पॉलिटिकल गोल्स को शायद ही कभी हासिल कर पाते हैं। इस सिनेरियो में कॉन्फ्लिक्ट एक लंबी घिसावट वाली जंग में बदल जाएगा, जिसमें स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक के साइकिल अनिश्चित काल तक चलते रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी डिप्लोमेसी के लिए एक विंडो का खुलना है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर और विनाशकारी एस्केलेशन का डर नेगोशिएशंस के लिए एक मौका बना सकता है। अगर यूएस और यूरोपियन पावर्स इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक रोकने के लिए मना पाते हैं, तो यह ईरानी शासन को नेगोशिएट करने का एक सम्मानजनक तरीका दे सकता है। ऐसी बातचीत में बहुत मुश्किलें और अविश्वास होगा, लेकिन साझा दर्द एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर का काम कर सकता है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि लीडर्स मैक्सिमलिस्ट डिमांड से पीछे हटें और एक इम्परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करें। तीसरा और सबसे डरावना सिनेरियो फुल स्केल रीजनल एक्सपेंशन है। यह किसी दूसरे देश पर डायरेक्ट अटैक से ट्रिगर हो सकता है। एक मिसकैलकुलेशन से बड़े पैमाने पर सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, या ईरान के प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह का पूरी तरह से जंग में शामिल होने का फैसला। अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने रॉकेट्स का विशाल शस्त्रागार खोल दिया, तो इससे लेबनान में इजराइल की तरफ से एक विनाशकारी जवाब मिलेगा, जिससे सीरिया और दूसरे एक्टर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह वह डरावना सिनेरियो है जो डिप्लोमेट्स को रात में जगाए रखता है। एक ऐसा कैस्केडिंग कॉन्फ्लिक्ट जो कंट्रोल से बाहर हो जाए और पूरे मिडिल ईस्ट को ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ अपनी चपेट में ले ले। आज 21 जून 2025 तक दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है, डी एस्केलेशन की उम्मीद कर रही है, लेकिन इस संभावना के लिए भी तैयार है कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है।